गुड इवनिंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने प्लेटफॉर्म के बुक का टेस्ट सीरीज चालू कर लिया है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज टेस्ट सीरीज नंबर हम लोग 2 करने जा रहे हैं। और आपका अब ये टेस्ट सीरीज जो है वो चाहूँगा कि डेली से डेली आपको रोज़ एक टेस्ट सीरीज दे दूँ। इसमें कुल 15 टेस्ट सीरीज है, तो जल्द से हम लोग इसको ख़त्म करना चाहेंगे। बिना समय को गवाए हुए चलिए आज का ये टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका कह रहा है कि प्राचीन राजगिरी, जिसका नाम गिरिब्रज भी है, कह रहा है इसको कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। तो इसको 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर बताया गया है। वो 5 पहाड़ियाँ आपका कौन कौन सी है? तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, आपका वैभारगिरी, ये 5 है जो है आपकी गिरिब्रज की पहाड़ियाँ हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि पूछ देगा कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर किसे कहा जाता है? तो राजगिरी को। अब ये राजगिरी का अन्य नाम देखिए, जैसे यहाँ गिरिब्रज दिया हुआ है, इसका और भी नाम है, जैसे कि आपका बसुमतीपुर, बृहद्रथपुर, कुशग्रपुर, ये सब किसका नाम है? राजगिरी का है। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं तो कह रहा है कि प्राग ज्योतिषपुर प्राचीन काल में प्रसिद्ध स्थान किस क्षेत्र से संबद्ध था। तो ये जो है प्राग ज्योतिषपुर आपका असम में पड़ता है। असम जो कि आपका प्राग ज्योतिषपुर है स्थित, वो कह रहा है कि प्राग ज्योतिषपुर है वो कामाख्या नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, वो कामाख्या जो आपका तंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन में सीता अध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष या प्रमुख होता था। तो देखिए मौर्य प्रशासन में ऐसे आपका सीता का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि, तो आपको भूमि से ऑप्शन राज्य भूमि विभाग का प्रमुख ऐसे यहाँ भी मार सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीता माता का उत्पत्ति भी माना जाता है कि वो जैसे हल में भूमि से हुआ था, हल जब चल रहा था तो ऐसे भी आपको याद होगा, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं कि सीता किस पे चला जाएगा आपका, तो आ जाएगा राजभूमि पर। ठीक है, अब मौर्य प्रशासन के अंतर्गत और भी देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है वस्त्र उद्योग के प्रमुख जो थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? तो सूत्राध्यक्ष। जैसे कि सूत से सूत्राध्यक्ष होता है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं आपका, उसको बोलते थे हम लोग सूत्राध्यक्ष। ठीक है, सूत्राध्यक्ष। फिर आपका देखिए यहाँ पर मापतौल के विभाग है, तो मापतौल के विभाग को बोला जाता था पौतवाध्यक्ष। ठीक है, पौतवाध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष आप समझ लीजिएगा, पौतवाध्यक्ष। और एक आपका बच रहा है आपका चारागाह का, तो इसको बोलते थे हम लोग बीबीताध्यक्ष। ठीक है, क्या बोला जाता था? बीबीताध्यक्ष। बाकी अध्यक्ष इधर है। ठीक, तो बीबीताध्यक्ष हो गया। अब अध्यक्ष लगा लेना है, चूंकि अध्यक्ष है तो उसको नाम दे देंगे, बाकी शाब्दिक अर्थ से आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि पटना का नाम अजीमाबाद निम्नांकित में से किसके नाम पर पड़ा था। तो अजीमाबाद जो नाम पड़ा था आपका अजीमुर शान के नाम पे पड़ा था, जो कि अजीमुर शान यहाँ लिख देते हैं आपको, अजीमुर शान के नाम से पड़ा था। अजीमुर शान कौन था भाई? तो ये आपका औरंगजेब का पोता था। ठीक है, पौत्र था। तो ये आपको पटना में जब था, ये आपका शासक मतलब ये बैठा हुआ था, आपको एक तरह से वहाँ उस समय होते थे मुगल काल में सूबेदार हुआ करते थे अजीमुर शान। तो अजीमुर जो आपका है अजीमुर शान, ये अजीमाबाद इन्हीं के नाम पर पड़ा था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है देखिए, जैसे कि पाटलिपुत्र का स्थापना तो सबको जानता है उदयन का बारे में, लेकिन एक चीज़ अगर क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, यही सब फैक्ट जो है आपको काम करेगा कि पटना को राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाया था। पाटलिपुत्र का बात नहीं करेगा। ठीक है, तो आएगा कि किस मुगल काल में आपका किसने पटना को राजधानी घोषित किया था। तो आपका राजधानी इसको घोषित किया था शेरशाह ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, शेरशाह ने घोषित किया था इसको अपना राजधानी पटना को। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए बार बार इस तरह से आएगा, पटना का माने पटना वहाँ राजधानी थी तो प्रॉपर बिहार की थी, न कि पूरे दिल्ली आपका जो सल्तनत काल था उस समय मुगल काल का, उसका नहीं ध्यान देना। बिहार का आदि पूछेगा कि शेरशाह आपका पटना किसकी राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पटना बनाई थी। क्लियर। चलिए आगे आते हैं। कह रहा है कि सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन जो है वो कब हुआ था? आपका 1917 में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कामागाटा मारू प्रकरण के संबंध में सही तथ्य पहचान करना है, और इसमें बताना है कि आपको कौन कौन सा कूट जो है, कूट के अनुसार इसमें कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए कामागाटा मारू जो है एक तरह की क्या थी? आपका जहाज थी। तो यहाँ पहले इसका प्रकरण देख रहा है कब हुआ था? ये 1914 में।
फिर अगला 1941, तो जब 14 हो गया तो 41 होगा नहीं। फिर आपका कामागाटा मारू एक जापानी जहाज़ था जिसने एक भारतीय नागरिक गुरुदत्त सिंह ने इसको किराया पर लिया था, ये भी सही है। और फिर देखिए आपका कामागाटा मारू जो है कनाडा का एक बंदरगाह का, जब ये जहाजी नाम है तो ये तो बंदरगाह होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब करें एक प्रकरण भारत के बाहर भी भारतीयों में ब्रिटिश, यह जो प्रकरण है आपको एक तरह से ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध आक्रोश बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुआ था। चूँकि ये कहीं चला तो उससे आपको अंग्रेज को हस्तक्षेप करने का अधिकार ब्रिटिश व्यवस्था में जो किया था वो इससे आक्रोश बढ़ी हुई थी। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो 1, 3 और 5 ये 3 स्टेटमेंट सही है, आपका ए इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आइए कर है, भारत में सर्वप्रथम किस रियासत की शासन ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ की थी? तो देखिए बड़ौदा रियासत जो है आपका, इसमें 1906 में जो है आपका प्राथमिक शिक्षा आरंभ किया गया था अनिवार्य रूप से। ठीक है, अब इसी शिक्षा को देखिए जैसे हम लोग का आता है कि हमारा शिक्षा जैसे प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य किया गया था, कब? प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था भारत सरकार की तरफ से 2002 में। ठीक है, और जब मौलिक अधिकार जैसे हमारा की हो गया तो मौलिक अधिकार ये मिला था प्राथमिक का 2002 में, और ये पूरे शिक्षा का जितना अधिकार है हमारा मिला था कब? 2010 में। ठीक है, ये ध्यान देने की बात है। तो 2010 में जो आएगा तो ये हमारा शिक्षा का अधिकार मिल गया है पूरे शिक्षा का, और केवल प्राथमिक शिक्षा का आएगा तो 2002 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 अप्रैल 2010 ध्यान पे देना है। अब देखिए करें, वेनसांग जिस कनिष्क बिहार को देखा था वह कहाँ स्थित था? तो बिहार मतलब समझते हैं जैसे घूमने वाला जगह होता था बिहार, तो कनिष्क बिहार कहाँ स्थित है आपका? तो कनिष्क का आपको ऐसे पता होगा उसकी राजधानी कहाँ थी? कनिष्क आपका कुषाण शासक था तो इसकी राजधानी कहाँ थी आपका पुरुषपुर में। तो ऐसे भी आपको हो जाएगा कि कनिष्क बिहार कहाँ देखा था वेनसांग? तो पुरुषपुर में। अब देखिए वेनसांग से संबंधित एक क्वेश्चन आता है आपका कि ये किसके शासन काल में भारत आया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ठीक है, ह से हम मिला लीजिएगा, बहुत बार ये सेट में कराया हुआ है। हर्षवर्धन वेनसांग के शासन हर्षवर्धन के शासन काल में आया था वेनसांग। ठीक है, आगे देखिए कर है कि बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाले सीरिया का राजदूत कौन था? तो देखिए बिंदुसार के समय में आया था डाइमेकस। ठीक है, डाइमेकस जो था ये आपको आया था बिंदुसार के शासनकाल में। बिंदुसार को देखिए अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि उसको आपको अमित्र घात के नाम से, सिंह सेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आता है। तो बिंदुसार का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है अमित्र घात का। ठीक है, तो अमित्र घात किसका नाम है? बिंदुसार का। फिर आपका एक और आता है, इसका उपाधि था कौन सा? सिंह सेन। ठीक है, सिंह सेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और एक देखिए डाइमेकस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डाइमेकस का आता है कि ये किसका आपका राजदूत था? ठीक है, सीरिया से जो आया था, सीरिया का राजदूत, तो ये किसका राजदूत था? किस शासक का था? तो आपका एंटियोकस प्रथम का था। ठीक है, एंटियोकस प्रथम का था ये, एंटियोकस फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कर नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो देखिए यहाँ पर जो है नौ नालंदा महाविहार आपका पाली अनुसंधान संस्थान यहाँ स्थित है, जो कि आपका सुप्रसिद्ध है बिहार का। ठीक है, आगे चलिए कह रहा है कि सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने किया था? तो देखिए आगरा का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। तो आपका इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 फैक्ट हम लोग को जानना है। देखिए इसको राजधानी बनाया था तो यहाँ 2 फैक्ट आता है। ठीक है, क्या क्या? एक आता है स्थापना का नींव कब रखा था? तो इन्होंने आगरा शहर का नींव रखा था 1504 में। ठीक है, 1504 में ये स्थापना किया था आगरा का, स्थापना की नींव डाली थी, किया नहीं था, मतलब ये प्रारंभ हो गया था तो 1504 में। और राजधानी के रूप में कब इसको बनाया था? तो 1506 में। ठीक है, 2 साल का अंतर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सिकंदर लोदी का राजधानी से जुड़ी हो गया फैक्ट। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है कि बांदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया था? ठीक है, तो ये मुगल शासक था आपका फर्रुखसियर, जिसने कि बांदा सिंह को फांसी की सजा दी थी। ठीक है, तो बांदा सिंह, देखिए बांदा सिंह के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। बांदा सिंह आखिर थे कौन? तो बांदा सिंह जो थे वो खालसा सेना जो था आपका सिखों का, उसका एक सैन्य कमांडर थे। ठीक है, ये किससे थे? खालसा का सैन्य कमांडर थे। ठीक है, खालसा का सैन्य कमांडर थे, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो देखिए अलवर्दी खां जो है उन्होंने क्या कहा था, यूरोपियों को मधुमक्खी से तुलना की थी। इसलिए की थी क्योंकि उन्होंने एक वाक्य कहा था यूरोपियों के बारे में कि अगर इन्हें शांत रखा जाए तो शहद देगी, ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे काम मिलेंगे, और यदि छेड़ दिया जाए तो ये काट देंगी, ठीक है। तो इसी स्टेटमेंट से वो तुलना किए थे मधुमक्खियों से, ठीक है। तो ये आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो देखिए जयप्रकाश नारायण जो थे आपका कांग्रेस समाजवादी के थे। अब देखिए कांग्रेस समाजवादी को इन्होंने स्थापना कब किया था, कांग्रेस समाजवादी की पार्टी का स्थापना इन्होंने 1934 ईस्वी में की थी, ठीक है, जो कि आगे चलकर यही जो है आपको एक आंदोलन में भाग ले लेता है और संपूर्ण क्रांति का ये आंदोलन चलाता है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी के समय में चला था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी, अर्थात किसके किसके बीच हुआ था। तो देखिए इसमें रॉबर्ट क्लाइव, सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में ये आपका संधि होता है, जिसमें कि आपका ये होता है बक्सर के युद्ध के परिणाम है, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध आपका जैसे 1764 में हुआ था और ये संधि होती है आपका 1765 में, ठीक है। तो इसी संधि में, इलाहाबाद की संधि में ही आपका जैसे कि बिहार रहता है, फिर आपका बंगाल रहता है, तो इसी बिहार बंगाल में आपका जो युद्ध हो रहा है इसी के साथ ये संधि होता है और इसी में आपका दीवानी अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसमें आपका 3 स्टेट जैसे जुड़ा रहता है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो इन तीनों के दीवानी स्थिति जो है प्राप्त हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा निर्णायक युद्ध जो था, आपको पीछे जो सुबह में क्लास प्रतिदिन करा रहा हूँ उसमें ये चीज़ बताया था कि पलासी का युद्ध में होता है, उसमें आपका पहला स्थापत्य होता है, ठीक है, अंग्रेजों का। लेकिन जो आपका मेन होता है उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किस युद्ध का रहा है आपका, तो ये आ जाता है आपका बक्सर का युद्ध में, ठीक है, जो 1764 में देख रहे हैं कि हार रहा है। और हारने के बाद इसमें 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हो रही है, इसमें अंग्रेजों को आपको एक अधिकार मिल जाता है कि ये जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इस पे इसका अधिपत्य हो गया, ठीक है, अधिकार कायम हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपको बक्सर का युद्ध उसमें निर्णायक माना गया है, ये क्वेश्चन बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बंगाल में तत्वबोधनी सभा का स्थापना किसने किया था। तो आइए इस पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसने किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका स्थापना कब किया था आपको, 1839 में, ठीक है। 1839 में रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधनी सभा का स्थापना किया था, ठीक है। अब यही आगे चल के क्या होता है कि 1842 में जो है, 1842 में राजा राम मोहन राय का जो आपका ब्रह्म समाज स्थापना करते हैं, ये आके राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज में 1842 में ये इसमें समाहित हो जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कर फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है। तो फोर्ट विलियम आपका कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब आपका प्रेसिडेंसी थी उस समय आपको फोर्ट विलियम का स्थापना किया गया था। तो ये फोर्ट विलियम जो है आपको कहाँ बनाया था, पश्चिम बंगाल में। और ये देखिए बनाने का एक मुश्किल काम था, जो कि इसलिए काम था कि वहाँ पर अधिपत्य कायम नहीं हो रहा था। तो इन्होंने अपना ज़बरदस्ती जैसे तैसे करके ये किला बनाई थी, किलाबंदी का घेराबंदी किया था। और इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका नाम कैसे पड़ा था फोर्ट विलियम। तो उस समय जो था आपका ब्रिटिश शासक वहाँ पर कौन था, विलियम आपका था, ठीक है। तो वहाँ विलियम तृतीय थे। विलियम तृतीय के समय में ही ये किला आपका बंगाल में बन रहा है। इस पे आधारित देखिए एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि यहाँ फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था। यहाँ तो क्लियर हो गया कि आपका उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इसी के नाम पे पड़ा था आपका फोर्ट विलियम, तो उस समय शासक था विलियम तृतीय, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका कि फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन वीवीआई है, कौन था आपका, यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो ये था आपका सर चार्ल्स आयर, ठीक है, सर चार्ल्स आयर था उस समय पहला प्रेसिडेंट इसका। क्लियर है। अब देखिए कर रहा है अगला क्वेश्चन कि वास्को डी गामा कालीकट में किस वर्ष पर पहुंचा था। तो ये तो आप सभी को पता होगा 1498 में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आप सभी को पता होगा
कुछ यूनिक चीज़ हम लोग सीखते हैं, इसलिए इसका व्याख्या नहीं करते हुए आगे चलते हैं। तो कह रहा है जैन धर्म के 3 त्रिरत्नों में से कौन सा है? तो देखिए सम्यक, ज्ञान, आचरण और दर्शन। ठीक है, ये 3 आचरण है उसका त्रिरत्न जिसको बोला गया है। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ई ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई थी? ठीक है, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में हुआ था। और ये इब्न बतूता आया कब था ये जानने की बात है, तो आपका आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा करता है और उस यात्रा के दौरान एक इस यात्रा वृतांत लिखता है इब्न बतूता, जिसका कि शीर्षक रहता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, रेहला। ठीक है, रेहला शीर्षक नाम से एक पुस्तक यात्रा वृतांत लिखता है भारत का, ये क्वेश्चन आता है। रेहला आप याद रखिएगा, उसका शीर्षक क्या था? रेहला। ठीक है, 1333 में भारत आया। ठीक, आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि आपका इसमें बताना है कि संबद्ध व्यक्ति और विषय कौन कौन से है। ठीक है, तो बरदौली सत्याग्रह आपका किसका था? तो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा बरदौली सत्याग्रह, जिसमें कि इसी में आपको मिला था, इनको वल्लभ भाई पटेल का उपनाम मिला था। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, तो कह रहा है कि भारतीय किसान विद्यालय का आपका कौन है? NG रंगा, आपका ये हो जाएगा 4 नंबर। फिर आपका बंगाल प्रजा पार्टी का आपका किसका है? तो फजलुल हक का है। ठीक है, फिर आपका एक बच रहा है बकासत संघर्ष, ये आपका किसका है? ये आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती का। तो इस तरह से मेरा ए का कितना हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज था अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत के बारे में मैंने बहुत विस्तृत से आप सभी को पढ़ाया था, शायद आपको याद होगा, जो कि आपके इनमें 2 भाई थे, गणेश और विनायक। ठीक है, बीडी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई थे। तो बीडी सावरकर इसमें माना जाता है कि अभिनव भारत का स्थापना बीडी सावरकर द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ बीडी सावरकर ने इसकी स्थापना कब की थी? इन्होंने एक पहले बहुत छोटा गुप्त संस्थान चलाया था। ठीक है, जिसमें कि धीरे धीरे सदस्यों की संख्या बढ़ गई और इन्होंने इसकी अंतिम नाम दिया कौन सा? अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत इन्होंने 1904 में आकर इसको स्थापित किया था। ठीक है, पहले इनकी छोटी संस्था, जब इसमें लगभग संख्या बढ़ गई तो इन्होंने अपना नाम रख दिया अभिनव भारत, जो कि एक क्रांतिकारी संगठन रहा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुआ था? ठीक है, ये देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखिए इस पे जितने भी फैक्ट्स हैं हम लोग पढ़ लेते हैं फटाफट। कह रहा है ये किसके शासनकाल में हुआ था? डफरिन के समय में 1885 में हुआ था, और इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे। ठीक है, और एक चीज़ आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है इसमें, प्रतिनिधियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? तो इसमें कुल प्रतिनिधि थे आपके शुरू में 72, और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत आपका विद्यालय था, जहाँ पर इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये आपका मुंबई में हुआ था पहला, ये तो सबको पता है, लेकिन मुंबई में आपका किस जगह पे हुआ था? मुंबई में आपका ये बम्बई लिख रहे हैं, बम्बई में आपका कहाँ हुआ था? बम्बई में आपका गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। क्लियर है? जहाँ पर आपका कुल प्रतिनिधि की संख्या 72 थी। ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट जितने भी थे। आगे चलते हैं, कर रहा है कि इसमें देना है कि तिथिवार दिए गए कूट के अनुसार कौन कौन सा आपका सही है। ठीक है, पहला इसमें आपका कर रहा है रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब आया हुआ था? आपका 1919 में। ठीक है, रॉलेट एक्ट आपका 1919 हो जाएगा। फिर आपका साइमन कमीशन का कब हुआ था? आया था ये आपका 1927 का। फिर आपका देखिए आ रहा है होम रूल, आपका होम रूल आंदोलन। तो ये आपका तिलक द्वारा कब प्रारंभ किया गया था होम रूल आंदोलन? 1916 में। ठीक है, फिर आपका एक आया गांधी इरविन समझौता, तो ये सबको पता होगा 1931 में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका हो गया, देखिए इस तरह से मिला लीजिए। तो आपका पहले सी, फिर आपका हो जाएगा बी, सी के बाद ए के बाद बी, CABD आपका है ऑप्शन सी। देखिए सी पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था? ठीक है,
तो इसमें आपके सरदार बलदेव सिंह को ये अंतरिम मंत्रिमंडल के रक्षा मंत्री बनाए गए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन देखिए आपका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे, जो कि आपको इसकी स्थापना 1934 में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने का प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार के कार्यवाही में शहीद हो गए थे। यह घटना किस तारीख को घटित हुई थी? तो ये आपको जो झंडा लिए हुए 7 दिखाई देते हैं वो आपके बिहार से घटना जुड़ी हुई है। तो आपको याद रखना ये घटना कब हुई थी? 11 अगस्त 1942 को। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हुआ क्यों था? ठीक है, तो देखिए ये आपका राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी होती है आपको 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 42 को जब राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी हो जाती है तो यहाँ के छात्र उग्र हो जाते हैं और वही जो है छात्र सब जो हैं वो अंग्रेजी सरकार के कार्यवाही में शहीद हो जाते हैं। ठीक है, उनके विरुद्ध में जो आपको चले जाते हैं कहाँ? सचिवालय पर झंडा फहराने, तो उसी में ये शहीद होते हैं ये 7। तो यही आपका मुख्य कारण थी। आगे कह रहा है कि बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नांकित में से कौन थे? तो आपका मजहरुल हक थे। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है वर्ष 1928 की जमशेदपुर मजदूर हड़ताल को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय नेता का अहम भूमिका किसने निभाया था? भाई इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस ने निभाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? तो स्वराज दल की बैठक आपका हुआ था 2 जून 1923 को। ठीक है, अब देखिए इस स्वराज दल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उस स्वराज दल का गठन कब किया गया था? आपका 1923 में। ठीक है, इसका गठन या स्थापना कब हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था आपका, इस्टेब्लिश हुआ ये जाकर 1923 में हुआ था। ठीक है, और यही बात है पहली बैठक भी 1923 में ही हुआ। तो 1923 में जनवरी में इसका हुआ था। यहाँ 2 जून दे रहा है तो आपको इससे याद आ गया हमको, इसको जनवरी 1923 में इसका गठन हुआ था। जनवरी 1923 में गठन किसने किया था? आपका मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। ठीक है, याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसका गठन किया था और चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा निम्न में से किस चार्ट या अधिनियम द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल पद जो था भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? ये सभी को पता होना चाहिए। तो चार्टर एक्ट जो 1833 का था उसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, तो आपका चार्टर एक्ट 1833 में ये पारित किया गया। आगे देखिए, कह रहा है कि 1858 के उपरांत समाज सुधार के प्रति ब्रिटिश सरकार की क्या नीति थी? तो इसमें देखिए मुख्य नीति हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि सुधारों के विरोध की नहीं, नाम मात्र के समर्थन का था, फिर इससे अलग रहने का सक्रिय समर्थन का। तो इसमें देखिए हमारा ज़्यादा इफेक्टेड जो है वो ऑप्शन सी है। कह रहा है इसमें अलग रहने का, इसका मतलब ये है कि आपके धार्मिक जितने भी परंपराएं हैं उसमें अब आपका हस्तक्षेप या तो क्राउन या कहने का मतलब जो शासक हुआ करते थे ब्रिटिशों का वो अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। माने धार्मिक आपकी जो भी है आप धर्म से जुड़े हुए हैं उसमें कोई भी हस्तक्षेप या कानून नहीं लागू किया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया इससे अलग रहने का अर्थ में। ठीक है, माने धर्म से अलग रहेगा मेरा शासक या शासन जो भी कर रहा है वो इससे अलग रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलिए, कर रहे चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? तो चीनी यात्री भारत को नाम दिया था इन तुन। ठीक है, इन तुन के नाम से जानते थे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि मुस्लिम लीग में मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस के रूप में आपका 1939 में मनाया था जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने अपना भाई मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए ये घटना देखिए आपको कब हुआ था, ये भी माने मुक्ति दिवस की जब बात आ रहा है तो दिवस वो आपका था 22 दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को जो था मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, आगे देखिए, कर रहा है कि किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को
आरंभ किया था। तो कूका आंदोलन का आरंभ आपने किसने किया था? जवाहरमल ने, ठीक है। भगत जवाहरमल आपका कूकामल आंदोलन के प्रतिपादक थे। आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कर रहा है कि बृहद महान, ठीक है, बृहद या महान हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख चोटियों का क्रम ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में किस विकल्प में व्यवस्थित है, अर्थात घटते क्रम में हम लोग को इसको बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन सा है आपका? माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट तो सभी ऑप्शन में है। माउंट एवरेस्ट के बाद आपका कौन सा आता है? कंचनजंगा। तो आपका ये यहाँ से आ गया, इसमें से अब छांटना है हमको, ठीक है। एक BCD में से एक तो आपका हट गया। अब देखिए कंचनजंगा के बाद आपका आता है कौन सा? मकालू आता है। मकालू के बाद आपका आता है धैलागिरी। तो देखिए मकालू के बाद आपका धैलागिरी, आपका ऑप्शन सी जो है ऐसे ही आ गया। उसके बाद नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार आया हुआ है। निम्नलिखित में से पूछ रहा है। ऐसे तो आपका सबसे बड़ा आता है गुजरात का, लेकिन इसमें अब आएंगे इस ऑप्शन के अनुसार, तो इसमें मेरा आएगा सबसे लंबा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश का सबसे इसमें लंबा मिलेगा, ठीक। अब जैसे समुद्री तट ये बताया कि सबसे ज़्यादा लंबा किसका है? गुजरात का। उसके बाद आपका सबसे छोटा याद रखना है किसका है? तो गोवा का है, छोटा है राज्य ऐसे भी। क्लियर है? और इसमें देखें तो हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बरवा तथा नंगा पहाड़ी किस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के किस खंड के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये कुल्लू, कांगड़ी, नामचा, बरवा, ये सब नंगा पहाड़ी है आपका असम हिमालय का क्षेत्र, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें क्लियर हो जाएगा। चलिए 39 क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि काराकोरम दर्रा या देपसांगला दर्रा या खुर्दंग ला दर्रा जो है, उसमें कह रहा है कि इसमें सही तथ्य सबका चुन के बताना है कि कौन कौन सा सही है। क्लियर है? तो कह रहे ये सभी भारत चीन के बीच मार्ग प्रदान करते हैं। सही बात है। काराकोरम दर्रा आपका रहा भी है आपका, फिर इसमें एक दपसांगला दर्रा ये भी रहा है। तो आपका ये सब तो जाना पहचाना ऐसे ही लग रहा है। आपका ये जो है भारत चीन के बीच का मार्ग प्रदान करता है। तो आपका एक तो ये आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखिए कह रहा है कि ये सभी महान हिमालय का आपका कह रहा है कि ये तो अब इसमें हिमालय प्रदेश में आते हैं। ये अब इसमें से कोई भी हमको सही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें केवल एक सही है, तो हमारा एक ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। ना लघु हिमालय में आते हैं, ना आपका बृहद हिमालय में आते हैं, ठीक है। तो ये काराकोरम दर्रा और ये सब जो है आपका किस में आता है? ये तीनों का तीनों आपका आता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। तो इसमें ट्रांस हिमालय तो किसी में लिखा हुआ नहीं है, तो आपको ध्यान देना है। ये आपका आता है ट्रांस हिमालय में, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र था, तो इसीलिए हमको यहाँ पर सभी छोड़कर एक बार ये ऑप्शन में ले लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ओके, कह रहा है कि टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या पाया जाता है। तो आपको देखिए टेरा रोसा जो होता है एक प्रारूपिक विकास है जो कि आपको पाया जाता है किसमें? इसमें आपका चूना पत्थर में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें कि टेम्पोरल पवन कहाँ प्रवाहित होती है? तो टेम्पोरल आपका होता है मध्य अमेरिका में। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि पोर्टजोल क्या है? तो अभी पोर्टजोल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। ये जो है कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी को पोर्टजोल बोला जाता है, ठीक है। आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। 43 का रहा है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होगी? तो देखिए घनत्व क्या होता है? घनत्व मतलब डेंसिटी उसका डेंसर हो जाएगा, और तो घनत्व बढ़ेगा तो उससे क्या पता लगेगा हमको? उससे पता लग जाएगा कि इसकी जो है लवणता क्या होगी? बढ़ जाएगी, तब जाकर उसमें घनत्व बढ़ेगा। पानी में कोई चीज़ आपका घुलेगा तो घनत्व तभी बढ़ेगा जबकि उसमें एक विलय जो होता है, विलय जिसको बोलते हैं, जो घुलने वाला उसमें पदार्थ होता है, उसको विलय पानी हो जाएगा आपका विलायक। तो घनत्व तभी बढ़ेगा जब विलय की मात्रा आपका उसमें बढ़ेगा बिलियन में, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा कि लवणता पहले तो बढ़ेगी, और समुद्र में जब घनत्व बढ़ जाएगा तो उसकी गहराई पे भी पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है।
तो लवणता आपका तो पहले बढ़ेगी, ये आपका सही हो जाएगा, और इसमें गहराई कम हो जाएगी। ठीक है, तो चूंकि लवणता नीचे जैसे बैठेगी तो गहराई कम होगी, तो इस सोच पे हम लोग डी ऑप्शन ले सकते हैं। ठीक है, आगे कर रहे हैं निम्नलिखित में से किन महासागरों का निर्माण पेंजिया के टूटने के कारण हुआ है। ठीक है, तो पेंजिया के टूटने के कारण आपका जो हुआ है वो कौन कौन सा हुआ है, तो इसमें आपका ये हिंद महासागर भी है, प्रशांत महासागर भी है, तो हिंद प्रशांत आपका ऐसे ही नज़र आ रहा है। फिर आपका अटलांटिक आर्कटिक, ये सब जो है आपका ये किसका है, पेंजिया के टूटने के कारण इसका होता है। तो इसमें आपका एक से अधिक हो जाएगा, आपका ई ऑप्शन मेरा इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है 45 क्वेश्चन कि एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है, अर्थात ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको गिर वन में पाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो अंतरिक्ष में कौन चीज़ नहीं पाया जाता है आपका, तो देखिए ब्लैक होल, ये पल्सर, क्वासर, ये सब ब्रिटल स्टार जो है वो आपका अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार जो है वो कहाँ पाया जाता है, आपका एक तरह का नाम दिया गया है एनिमेलिया जगत में। ठीक है, या एनिमेलिया जगत, या फिर आपको एफिरोडिया वर्ग के ये होते हैं जो कि एक जीव होता है। ठीक है, जिसका नाम दिया गया है ब्रिटल स्टार। ठीक है, तो ये तो सब आपके अंतरिक्ष के चीज़ हैं, ब्लैक होल, क्वासर और पल्सर, लेकिन ब्रिटल स्टार जो है एक समुद्री जीव है जो कि किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको एफोरोडिया समूह के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ये तो आपको पता होगा, मानस किसका है, ब्रह्मपुत्र का। आगे करें निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा हमारा कौन कौन सा है, तो सबसे पहले एशिया होता है, तो एशिया तो यहाँ पर आपका है नहीं, तो एशिया के बाद आपका आता है अफ्रीका, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपका, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से, चूँकि यहाँ देखिए ये नहीं पूछ रहा है सबसे बड़ा कौन होता है, निम्न में से कौन सा है, तो आपका अफ्रीका करेक्ट है, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर रहा है कि निम्न में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है, तो जल विद्युत गृह जो है वो आपका कोयना में है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी तो ये देखिए ये ट्रॉम्बे नेवली और आपका जो ये ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर आपका बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर जल विद्युत आपका आसानी से मिल जाता है। चलिए, और एक चीज़ आपको और भी बताया था कि पहला जल विद्युत प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ बना था, आपका शिव समुद्रम में। ठीक है, ये आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है, आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रेयरी घास का मैदान आपका कहाँ पाया जाता है, तो प्रेयरी घास का मैदान कनाडा और यूएसए में, सही है ये आपका। फिर आपका कह रहा है कि कैंटरबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, कैंटरबरी आपका पाया जाता है न्यूजीलैंड में, ये दे रहा है आपका यूरोप, तो यही आपका गलत है। ठीक है, ये आपका कहाँ पाया जाता है, न्यूजीलैंड में। क्लियर है, तो न्यूजीलैंड आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए, अब बेल्ट घास कहाँ पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में, और कंपोज जो है ब्राज़ील में। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आपका इस पर फोकस रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वर्ष 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता कितनी थी, 63.80। कह रहा है कि भारत की कुल साक्षरता में यह कितने प्रतिशत कम है, तो कुल मिला जुला कर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारा माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका हमारे देखिए भारत का टोटल साक्षरता दर कितना है, टोटल है 75 के आसपास। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 75 में से अगर अप्रोक्स घटाएंगे तो मेरा ऑप्शन देखिए एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तो एग्जैक्ट होता है 74.04 है आपका, कहाँ, पूरे भारत का। ठीक है, तो पूरे भारत का अगर इतना है, थोड़ा सा इसको हम लोग डाउन कर लेते हैं अच्छे से दिखाई दे, तो यहाँ पर देखिए इतना 74.04 अगर पूरे भारत का है, अगर इसमें से 63.08 माइनस कर लीजिए तो साक्षरता दर कितना कम हो जाएगा, तो आपका कुल मिला जुला कर आ जाएगा, ये हो जाएगा लगभग आपका 11, इसमें से घटाइए तो आपका हो जाएगा 2, 8, 2 हो जाएगा, 1 के आसपास जाएगा 1, फिर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1, 1, कहने का मतलब एक तरह से अप्रोक्सली आपका 11.2 के आसपास में, अप्रोक्स सबसे कम में यही आएगा। ठीक है,
तो ए ऑप्शन जो है आपका लगभग सही हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 52 कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का, देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, ये नहीं सोचिएगा कि गलत बता रहे हैं सर इसका, ठीक है। तो इसमें देखिए आप निकालेंगे तो 63 से 11 जो है आपका 11 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 11 पॉइंट समथिंग मतलब अप्रॉक्स में शुरुआत का हो जाएगा 11.2। क्लियर है, इसीलिए ये चीज़ बताया मैंने कि डाउट नहीं रखना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल के आधार पर, अगले क्वेश्चन में आइए, कह रहा है क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है भाई, मरुस्थल वाला जगह सबसे बड़ा होगा, तो राजस्थान सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है, गोवा है, यह भी बताया मैंने, गोवा के बारे में समुद्री क्षेत्र जब पढ़े थे तो आपका ये तो याद होगी। आगे देखिए कह रहा है भारत का पहला हथियार संग्रहालय कहाँ अवस्थापित है, कहाँ है आपका। देखिए तो इसमें आपका उड़ीसा में यह स्थापित हुआ है हथियार संग्रहालय। आगे कह रहे निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। तो इटली में अवस्थित देखिए कौन है आपका, AP9 पाया जाता है, तो ये तो है नहीं आपका इटली का, ठीक है। AP9 इसमें किसी का भी दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ हम लोग को याद रखना है इटली में कौन सा पाया जाता है, यहाँ लिख दे रहे हैं AP9, ये जो है आपका AP9 पाया जाता है। तो AP9 ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो दानरिक आल्पस जो है ये पाया जाता है आपका अल्बानिया और बोस्निया के बीच में, ठीक है, ये दानरिक आल्पस। फिर आपका जिस तरह से जुरा है, जुरा यहाँ लिखने में समय लगेगा, इसलिए हम लोग बात को कंसंट्रेट करते हुए आगे ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन में हम लोग बढ़ेंगे। तो जुरा जो है, जुरा आपका कहाँ पाया जाता है, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में है, ठीक है, जुरा। फिर आपका इसी तरह से प्रेनिज जो है, प्रेनिज आपका पाया जाता है फ्रांस और स्पेन और अंडोरा के बीच में, तो फ्रांस स्पेन इसमें मुख्य आता है। और इसी तरह से काकेकस जो है, काकेकस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोगों के महादेश से जुड़ा हुआ है, तो एशिया और आपका यूरोप के सीमा पर ये स्थित है काकेकस पर्वत, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन की सीमावर्ती नहीं है, ठीक है, किसके साथ नहीं लगा हुआ है ये चीज़। तो देखिए आपका मंगोलिया चीन का है ही, रूस लगा हुआ है, बुल्गारिया आपका नहीं लगा हुआ, बाकी तो पाकिस्तान भी है, ठीक है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो नहीं लगा हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम में भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान था, ठीक है, किसमें किया गया था आपका। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, जिसमें कि हमारे जो संविधान निर्माण हुआ उसमें इसका बहुत सारा पार्ट इसीलिए सम्मिलित किया गया है, ठीक है। चलिए 57 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार में से कुछ अधिकार भारत के भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों में भी प्राप्त है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि ऐसा कौन सा अधिकार है, ठीक है, कौन ऐसे अधिकार हैं जो कि आपका विदेशों में भी ये चीज़ लागू होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन कौन सा है। अनुच्छेद 14 की बात कर रहा है, विधि के समक्ष समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में, तो ये तो सभी को मिला हुआ है, विदेशियों को भी, ठीक है। तो विदेशियों में 14 भी है। फिर आपका 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण ये भी है। आपका अनुच्छेद 21 का है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो भाई सबको मिलेगा, विदेशियों को भी ये भी है। फिर 24 का है जोखिमपूर्ण कार्यों में बाल श्रम निषेध, ये भी आपका सही है। तो विदेशों के संबंधित ये आपका चारों स्टेटमेंट सही हो जा रहा है, तो एक से अधिक में हम लोग का ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है कि जो ये मौलिक अधिकार दे रहा है विदेशी नागरिकों को, ठीक है, विदेशियों को, इसमें आपका एक इम्पॉर्टेंट बात आता है कि जितने हमारे शत्रु देश हैं उन देशों के नागरिकों को इन अधिकारों से वंचित किया गया, ठीक है, वो इस अधिकार से वंचित हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो है कार्यकाल, कह रहा है कि निम्न में से कितने के बीच में रहा था। तो देखिए इनका कार्यकाल जो था कितना था, 52 से लेकर 62 तक, 10 साल का था। तो 52 से 62 आपका इसमें ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई भी नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1952 से लेकर कब तक, 62 तक, ठीक है, 52 से 62 तक था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था। कह रहा है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में कानूनी अधिकार के रूप में स्थित है, अर्थात उस समय के बाद जो हटाया गया उसको किस भाग में लाकर रखा गया है, तो आपका भाग 12 में लाया गया। ठीक है, ये ध्यान देना है। आगे चलिए, कह रहा है कि सुमेलित करें और ये जो आपका कूट दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है पहला आपका है केंद्र और राज्य का संबंध किस भाग में है, तो भाग 11 का है। ठीक है, ये इसलिए देखिए आपको ध्यान देना है कि दोनों भाई एक जैसा रहेगा तब काम चल सकता है, तो एक एक आप ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। अब देखिए संविधान का संशोधन जो है वो भाग आपका किस में है, भाग 20 में दिया हुआ है ये अधिकार। अब फिर आपका बच रहा है आपात उपबंध जो है 52 आपका 52, 56, 60 आपको किस ये आपात उपबंध है जो है आपको किस में मिला हुआ है, भाग 18 में मिला हुआ है। और फिर आपका बच रहा है एक राजभाषा, तो राजभाषा का आपको 300 आते हैं 43 का किस में मिल जाएगा, 17 में, तो आपका भाग 17। और एक का निर्वाचन का जो है वो आपका किस में बच रहा है, भाग 15 में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें मिला सकते हैं 1 का A, B का 5 आपका D ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए 61 क्वेश्चन कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है, अर्थात सबसे ज़्यादा न्यायाधीश किस में सम्मिलित हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड है आपका किस में, तो आपका गोलकनाथ केस का है। ठीक है, गोलकनाथ केस। तो सबसे बड़ी अगर पीठ की बात करेगा तो केशवानंद का था, जिसमें कि कुल न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। ठीक है, और इसमें पूछ रहा है कि सबसे दूसरी सबसे बड़ी इसमें कौन बना था, तो आपका गोलकनाथ केस था। ठीक है, गोलकनाथ केस पे कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 थी। ठीक है, और जो केशवानंद का था उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। देखिए, तो संवैधानिक संस्था इसमें कौन नहीं है, आपका मानवाधिकार आयोग जो है वो संवैधानिक नहीं है। बाकी वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त और राज्य का ये सब जो है आपका संवैधानिक है, लेकिन मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट है ये आपका आयोग संवैधानिक नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है 63 निम्नलिखित में से किस एक का कथन संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ठीक है, तो इसमें आपका नहीं ढाला गया है यह कथन किसका है, तो A.K. अय्यर का। ठीक है, A.K. अय्यर ने ये बात कही थी। ठीक है, ये कथन है A.K. अय्यर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन एक गलत है, गलत हमको इसमें सेलेक्ट करके बताना है कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें हमारा कह रहे हैं पहला कि मूल्य कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, तो ये स्टेटमेंट तो मेरा ऐसे ही लग रहा है कि मूल अधिकार जो है मौलिक अधिकार का हिस्सा ये आपका है कह रहा है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भाग नहीं है। ठीक है, तो आपका बी स्टेटमेंट इसमें सही है, ए स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो ये है देखिए मूल्य कर्तव्य जो है हम लोग का मूल्य कर्तव्य रखा गया है आपका किसमें, नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें आपका मूल्य कर्तव्य की बात की गई है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं या दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका गिनाए गए हैं भाग 4 में, 4 के क में सही है आपका ये। ठीक है, तो ये देखिए हमारा हो जाएगा 4 कर्तव्य जो ये शामिल किया गया है। कुल कर्तव्यों की संख्या पहले यहाँ कितनी है, 11 है, ये पता होगा आप सभी को। और ये शामिल कब किया गया था, तो आपका 10 तो शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ये सभी को पता होगा। और आपका 11वां जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन में। ठीक है, जो आपका कब हुआ था, 86वां 2002 में। क्लियर है, 2002 में हुआ था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो करें अनुच्छेद 51A में प्रत्येक नागरिकों के 10 कर्तव्यों का उल्लेख करता है। 10 नहीं, आपका कितना है, 11 हो, तो ये भी आपका डी जो है वो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा 1 से ज़्यादा हो जाएगा ए और डी, तो 1 से अधिक में चला जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है, ई इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो संशोधन का अनुच्छेद है
68। क्लियर होगा सबको पता। आगे देखिए कर भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन सलाह देता है, तो आपको भारत सरकार का जब आएगा तो वो हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है। अब देखिए आगे कर है लोक सेवा आयोग के संविधान के किस भाग में वर्णन किया गया है, तो ये वर्णन किया है आपका संविधान के भाग 14 में। 14 आपका देखिए भाग 10, ये 14 है, 10(4)14। ठीक है। आगे चलते हैं कह रहा है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आप सभी को पता है कि ये संविधान में जो हमारा है इसका प्रमुख विशेषता इसमें सम्माहित है। तो इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है 1935 का। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। कह रहा है अब देखिए कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था, तो ये देखिए आप सभी को पता होगा किसने, WC बनर्जी ने लड़ा था। ठीक है, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका आता है कि कौन सबसे पहले ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में निर्वाचित हुए थे, तो जब निर्वाचित का बात करेगा तो आपका दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी 1892 में इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक है, 1892 में निर्वाचित हुए थे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्न में से भारतीय संविधान किसकी गारंटी नहीं देता है, तो भारतीय संविधान देखिए किस किस का नहीं दे रहा है गारंटी। तो पहला आपका कह रहा है कि धार्मिक आज़ादी है, तो धार्मिक आज़ादी तो ये आपका गारंटी देती है, धार्मिक आज़ादी है यहाँ पर। फिर आपका कह रहा है कि समता का हक भी है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का भी है, भाषा के शिक्षा का हक है, तो एक से अधिक इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि गारंटी इसमें से एक से, अब देखिए नहीं देता है, ये सब का देता है, चारों का चारों देता है, तो इसमें मेरा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसमें सब का गारंटी देता है, मेरा ऑप्शन पूछ रहा है नहीं देता है, तो सबका इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब कह रहे हैं निम्न राज्यों में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर आपका कहाँ है, मिजोरम का है। ठीक है, सर्वोच्च साक्षरता दर कहाँ का आ जाएगा, मिजोरम का, जहाँ की 91% से भी ज़्यादा लोग साक्षर हैं। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक सही आकलन निम्न में से किससे प्राप्त होता है, अर्थात ये जो है अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सहयोग कौन करता है आपका, तो NNP जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसका आकलन सही से हो जाए तो मेरा अर्थव्यवस्था का सही आकलन हो जाएगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपका उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है उस पर डिपेंड करता है। आगे देखिए कह रहा है कि अनवरत योजना जिसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग प्लान से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य जो है चयन करना है कि कौन सा इसमें सही तथ्य है। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। कह रहा है पहला आपका कह रहा है इससे जनता पार्टी की सरकार द्वारा घोषित किया गया था, ये आपका सही है। फिर आपका कह रहा है कि इससे 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त करके शुरू किया गया था, ये भी सही है। फिर कह रहा है इसका घोषित काल जो है कब था, 78 से 83 था। फिर अब कह रहा है कि यह अपने घोषित काल में 3 वर्ष पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था, ये भी आपका सही है। तो इसमें सब सही है, तो सही हो जाएगा आपका इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक वाला आपका ये ऑप्शन सही मानेंगे। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब 74 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। 74 कह रहा है कि 2021 के बिहार बजट में राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा कुल आपका है इसमें 20,374 करोड़। ठीक है, 20,374 करोड़। आगे देखिए कह रहा है कि बिहार क्षेत्र में हाइड्रो जिसका नवीकरण ऊर्जा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा कितना मेगावाट उत्पादन करता है, कहाँ का आपका विद्युत क्षेत्र जो है वो कितना करता है, आपको कुल कितना करता है, तो कुल आपका करता है 45,399। ठीक है, मतलब 45 आपका 399 करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 76 क्वेश्चन आते हैं। देखिए समय ज़्यादा हो रहा है आपको, तो व्याख्या कम करते हुए हम लोग फटाफट से इसका आंसर अब केवल शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आंसर करते हुए फटाफट से चलते हैं। तो कह रहा है 76 क्वेश्चन कह रहा है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश जो है
वो बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है? तो देखिए ये बढ़ता है। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आता है, ये चीज़ आप सभी को बताया हुआ था। तो तृतीय क्षेत्र में आपका कौन कौन सा आता है, जैसे कि इसमें आता है व्यापार आता है, फिर आपका परिवहन आता है, इसी में ट्रांसपोर्टिंग भी इसी में आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। करें निम्न में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? तो सबसे मुख्य स्रोत है मेरा सर्विस टैक्स, सेवा कर जो है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन राज्य कौन सा है? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है यूपी में, और गन्ना का भी कहाँ होता है? यूपी में ही, ठीक है। अब कह रहा है किस पिंड से जड़त्व का माप निम्न में से होता है? तो देखिए ये कह रहा है पिंड का जड़त्व जो होता है उसका किससे किया जाता है? तो वो डिपेंड करता है किस पे भाई? तो आपका द्रव्यमान पे। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उसका जड़त्व ज़्यादा होता है, ये सभी को पता है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला Gmm/r² होता है, ठीक है। तो जी खाली गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है जिसका कि जी का मान होता है वो बोलते हैं हम लोग Gm/r²। तो Gm/r², तो r² ऐसे ही पता है। तो r² मतलब क्या हो जाएगा? नीचे रेडियस रहेगा, तो रेडियस मेरा किस पे होता है भाई? ऐसे ही पकड़ लीजिएगा आप लोग, तो मीटर स्क्वायर का। तो मीटर स्क्वायर जो होता है वो जी जो नियतांक होता है, ये जी सर्वात्रिक ग्रेविटी जो होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, उसको जब कटा उठा के निकालेंगे तो मेरा इसमें से हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाएगा Nm/kg²। डी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है वह प्रयोग किस चीज़ का करता है? तो रडार जो है वो प्रयोग करता है आपका रेडियो तरंग, ठीक है। वो आपके रेडियो तरंग पे बेस है रडार, ठीक है। आगे कह रहा है कि शुगर का आणविक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो शुगर में होता है C12H22 और O11, ठीक है। ग्लूकोज का पता ही है C6H12O6 होता है, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़िए। करें निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो देखिए सही नहीं है कौन सा? तो पहला आपका कह रहा है कि घोल जो है समांगी मिश्रण है। तो घोल देखिए आपका समांगी मिश्रण सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि सस्पेंशन जो है वो भी समांगी मिश्रण होता है, ये भी सही है। फिर कह रहा है दूध जेल का उदाहरण है। दूध आपका जेल का नहीं, दूध आपका कैसा है? एक तरह का कोलाइडी माना गया है, ठीक है। तो ये दूध आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जेल का, ये जेल के रूप में दूध थोड़ी ही पाया जाता है, ऐसे भी आप देखे होंगे। तो ये आपका सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी तो अब ये सही आपका हो जाएगा। साबुन घोल सोल कोलाइडी का उदाहरण है, ये कोलाइडी विलयन होता है। उसी तरह से देखिए इसमें से मेरा हो जाएगा, ये तो ऑप्शन से लेना देना कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? CCl4, ठीक है। फॉर्मूला CCl4 होता है। अब कह रहा है कि इसके एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कुल पूछ रहा है आपसे, तो परमाणु की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर? तो देखिए यहाँ पर एक तो इसका हो गया और 4 इसका हो गया, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका? 5। तो इसमें देखिए ऑप्शन में इसमें कोई नहीं है, तो इसमें मार लेंगे हम लोग इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो चूंकि इसका परमाणु 4 और कार्बन का 1, तो 5 होना चाहिए, तो इसमें कोई नहीं है, तो इसमें आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका ई ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि स्याही जो है निम्न में से क्लोराइड के रूप में उदाहरण है किसका? तो निम्न में से स्याही किसके अंतर्गत आता है भाई? तो आता है आपको सॉल के अंतर्गत, ठीक है। स्याही एक तरह का इंक जो है वो सॉल है, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाइडी विलयन, ठीक है। यहाँ कोलाइडी नहीं लिख के आपका सॉल लिखा हुआ है, तो कोलाइडी विलयन होता है। अब कह रहा है सिरका किसका जलीय विलयन है, ठीक है। तो सिरका का आप सभी को पता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका एसिटिक एसिड होता है। तो ऐसे यहाँ पर डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है, किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक एसिड का। आप कह रहे हैं कि तापेदिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। कह रहा है कि रोग की पहली बार खोज कब और किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये इसका खोज किया था रॉबर्ट कोच ने, ठीक है। कब किया था? 1882 में। आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं मलेरिया निम्न में से किसके होने वाला रोग है? मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
89 क्वेश्चन देखिए कर है कि बारूदी सुरंगों को पता लगाने का प्रयोग किसका कर सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन बारूदी सुरंगों को पता लगाने में उपयोग होता है, तो सर्रे, मधुमक्खी, तितले या फिर पतंगा का। तो मधुमक्खियाँ जो होती है वो बारूदी सुरंग को आसानी से खोज लेती हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी सूंघने की क्षमता जो है वो काफ़ी होता है और ये मधुमक्खी जो होती है वो पहचान लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, कह रहा है जिसे कहते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि मूत्र में क्या पाया जाता है, यूरोक्रम, जिसके कारण कि आपका मूत्र पीला होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है सेव का फल में लाली का कारण क्या है, तो सेव आपका जो लाल होता है वो क्यों होता है भाई, तो उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण सेव का जो होता है वो लाली ज़्यादा होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि सेव का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं, ठीक है, तो सेव का हम लोग पुष्पासन भाग खाते हैं। कौन सा भाग, आपका पुष्पासन खाते हैं उसका, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है 92 क्वेश्चन कर रहा है कि सुमेलित करना है और दिए गए कूट के आधार पर बताना है कि इसमें कौन सा जो है मेरा करेक्ट होगा आंसर, ठीक है। तो देखिए पहला कह रहा है कि इसमें है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन किससे संबंधित है भाई, किसके प्रेरणा से हुआ था, तो कल्याण सिंह रावत का। दूसरा देखिए एमपीको आंदोलन जो है, एमपीको आंदोलन किसके हुआ था, पांडुरंग हेगड़े के चलते। और फिर देखिए चिपको आंदोलन, ये तो सभी को पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आपका पश्चिमी घाट बचाओ एक ही बचा, गोवा की पीपल्स पार्टी इसके प्रेरणा करता था। तो इसमें 1 2 3 4 सीक्वेंस बना हुआ है, डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि एमएस वर्ड का प्रयोग जो है वो किसके लिए किया जाता है, अर्थात जो हम लोग एमएस ऑफिस यूज़ करते हैं ये कंप्यूटर से है आपका, ठीक है। तो एमएस वर्ड जो होता है वो टाइपिंग के लिए या फिर कोई भी डेटा टाइप करते हैं हम लोग उसको, माने कहानी लिखने के लिए, तो एक तरह से हम लोग पदांश का डाटा संशोधन है तो इसका यूज़ किया जाता है। एमएस वर्ड का पद का अंश होता है, जैसे गद और पद होते हैं तो वही पदांश डाटा संशोधन हेतु होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, ठीक है। जैसे हमारा एसी जो है वो क्या क्या करता है हमारे रूम में, ठीक है, तो वो जो है आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है, तो उसका मुख्य कारण क्या है, तो आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण कि वो उसमें ज़्यादा लाइट होती है, ज़्यादा जगमगाती है वो, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे देखिए कर रहा है कि निम्नलिखित में ब्रह्मांड में कौन सर्वाधिक पाया जाता है, कौन सा आपका जो है पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाया जाता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ धरती की बात किया जाएगा तब जाकर आपका ऑक्सीजन सही होगा, ठीक है। क्लियर है। मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ये तो ब्रह्मांड सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि पौधे के कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो ये तो नॉर्मल बात है, हल्दी नीचे मिलेगी, तो नीचे मिलेगी मतलब वो क्या होता है, उसका तना होता है, ठीक है। क्योंकि वो जड़ का तो है नहीं, ज़्यादा अंदर का चीज़ मिलता नहीं है, तो पौधे का कौन से भाग से हल्दी मिलता है हम लोग को, तो वो तना से मिलता है, ठीक है। आगे देखिए कर रहा है निम्नलिखित में से एक जो पानी के प्रदूषक की वजह से होता है वो आपका कौन सा रोग है, तो हेपेटाइटिस बी आपका पानी के प्रदूषण के कारण होता है। आगे देखिए कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि शुद्ध रक्त आपको कह रहा है कि किससे फ्लो होता है, ठीक है, और अशुद्ध रक्त किससे फ्लो होता है, यही दिया हुआ है आपका, इसी से मिलाना है। तो आप इसमें देख लीजिए शुद्ध रक्त का फ्लो होता है आपका किससे, धमनी से, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा आपका 4 नंबर। और फिर कह रहा है कि आपका ये उल्टा सीक्वेंस लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इधर से लिख दिया है इन लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए अशुद्ध रक्त जो है, अशुद्ध रक्त कितना हो जाएगा, तो ये आपका सीरा से होके जाता है, ठीक है। और देखिए फिर आपका कह रहा है रक्त की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनीमिया, और रक्त का थक्का बनता है वो फाइब्रिनोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो गया
और किस कारण से आपका ये बनता है रक्त का थक्का, किस कमी के कारण, विटामिन के कारण होता है, तो विटामिन के, ये तो सबको पता होगा। तो सीक्वेंस मिला लीजिए, ए का 4 है, फिर बी का 3 है, सी का आपका 2 है और डी का आपका 1 है। तो देखिए ए ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से इसमें भी सुमेलित ही करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षय रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो क्षय रोग आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। फिर आपका चेचक रोग किसके कारण होता है, तो चेचक तो भाई वायरस के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। फिर आपका दाद खाद खजूली किसके कारण होता है, तो ये फंगस के कारण होता है, तो ये आपका फंगस ना लिख के फंजाई लिखा हुआ है। फिर आपका पेचिस किसके कारण होगा, तो पेचिस आपका ये हो जाएगा प्रोटोजोआ के कारण। तो देखिए आपका ए का 1, बी का 3, सी का 2, आपका देखिए ए का दिया हुआ है ऑप्शन डी पे, ठीक है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन पाइए। कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ हुआ था आपका 1973 ईस्वी में, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर का निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है, तो जीवाणुओं से नष्ट नहीं होती है आपका प्लास्टिक जो है वो कभी जीवाणु नष्ट नहीं कर सकता। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण, मुख्य कारण आपका इसमें से कौन है, तो यहाँ जो है गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उसके मध्य मूल वेग से कम होता है, जिसके कारण कि वहाँ वायुमंडल में गैस रहती ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि एक कुएं में पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है, देखिए तो कुएं के पानी की बाल्टी को जब ऊपर खींचिएगा तो वो कैसा महसूस होगा आपका, तो लगेगा कि पानी की सतह से ऊपर भरी हुई है, ठीक है, भारी लगेगा, वो हल्का तो लगेगा नहीं, तो भारी हो गई है, ठीक है। तो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है आपका बी, वो तो भारी महसूस होगा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आयोडीन प्राप्त होता है, किससे आयोडीन की प्राप्ति होती है, तो आपको लेमिनेरिया के, ठीक है, लेमिनेरिया से होता है। आगे देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ा अकशेरुकी जो होती है कौन होती है, तो अकशेरुकी मतलब कि वो जो होता है केशुरक जिसमें कोशिका होती है, तो सबसे बड़ी कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, तो ये आपका स्क्विड में पाया जाता है, ठीक है। तो स्क्विड आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि पोलियो किस कारण होता है, तो पोलियो भाई वायरस के कारण होता है, आपका विषाणु हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए कह रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा आपका पुलिकट झील के नज़दीक में है, सबको पता होगा, ठीक है, जहाँ से कि आपका अंतरिक्ष के जितने भी रॉकेट वगैरह छोड़े जाते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप से ही छोड़ी जाती है। आगे कह रहा है कि किसान घाट में किसकी समाधि है, तो किसान घाट में आपके चौधरी चरण सिंह की है, ठीक है, तो आपका चौधरी चरण सिंह ये ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भिन्न है, ठीक है, भिन्न दिया हुआ है मतलब इसमें गलत बताना है, जैसे कि गुलाबी शहर कौन सा है, जयपुर है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। फिर देखिए आपका महलों का शहर कौन सा है, तो महलों का शहर कलकत्ता बोला गया है, ये मुंबई दे रहा है, मुंबई आपकी भाग्य नगरी बोला गया है मुंबई को, ये देखिए आपको महलों का शहर कौन सा हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए अगला तो बाकी तो सब ठीक ठाक होगा। आगे देख लेते हैं बंगाल का शोक किसे कहा गया है, तो ये दे रहा है आपका दामोदर का, ठीक है, तो बंगाल का तो ये दामोदर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही है। अब कह रहा है दक्षिण की गंगा किसको, कावेरी को बोला ही गया है, तो इसमें आपका केवल बी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है, अर्थात रॉन्ग है, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश मेरे हीरालाल जे कानिया थे, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जस्टिस हीरालाल जे कानिया दिया हुआ है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन आइए, कह रहा है कि पश्तून समुदाय किस देश से संबंधित है, तो पश्तून समुदाय आपके कहाँ के हैं, ये आपके पाए जाते हैं अफगानिस्तान में, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि गारो जनजातियाँ कहाँ की है, तो गारो खासी ये तो सब आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है भाई, ये सब मेघालय का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि
मुर्री जाना जाता है, किसके लिए मुर्री प्रसिद्ध है भाई? तो मुर्री आपका एल्युमिनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, एल्युमिनियम प्लांट पाया जाता है मुर्री का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ आपको पता होगा, मुर्री जो आसपास के हैं वो तो जान रहे होंगे, मुर्री कहाँ है आपका? झारखंड में है, ठीक है। ये आपका झारखंड राज्य में पड़ता है। क्लियर? आगे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है, ठीक है। अर्थात वृक्षारोपण के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा है आपका? तो ये वालपराई जो है सबसे प्रसिद्ध है वृक्षारोपण के विशिष्टता के लिए, ठीक है। वालपराई कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, यहाँ लिख लीजिएगा TL तमिलनाडु। अब देखिए कह रहा है कि भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई? ये तो सबको पता होगा, कार्बेट जो है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब कह रहे हैं बिहार का आकार या आकृति कैसा है? तो ये तो जिसने देखा होगा सबको पता होगा, इस तरह का है, इस तरह से जाता है इधर इधर। तो कहने का मतलब ये आपका आयताकार रूप में नजर आता है, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम लोग आयताकार है, ठीक है। तो हम लोग C ऑप्शन लगा लेंगे, ठीक है। आगे चलिए 118 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार में पंत अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो पंत अभ्यारण्य आपका पड़ता है कहाँ? नालंदा में, ठीक है। आगे चलिए कर रहा है बिहार के कितने जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है हमारा भाई? तो नेपाल है। ये नेपाल कुल कितने जिलों में सटता है आपका? तो 7, ठीक है। 100 से 7 मिला लेना है, सीमा से 7 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए कह रहा है कि बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? तो बिहार का आपका लिंगानुपात है कितना? 918/1000, ठीक है। 918 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। अब देखिए कह रहे हैं कि बिहार में भौतिक विभाजनों में निम्न में से कौन सम्मिलित है, ठीक है। तो बिहार के देखिए ये क्वेश्चन सेट का कराया हुआ है, जो पिछला प्रैक्टिस सेट मैंने करा रहा था उसमें ये चीज़ कराया हुआ था मैंने। तो देखिए इसमें पूर्वी भाग भी है, दक्षिणी भाग भी है, आपका उत्तरी भाग, उत्तरी इसमें एक नहीं आता है, ठीक है। इसका भौतिक विभाजन कौन करता है? तो उत्तरी और दक्षिणी गंगा का भाग ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि उत्तरी गंगा और दक्षिणी गंगा ये दोनों हो जाता है, तो इसमें मेरा 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ये पूर्वी गंगा नहीं आता है शायद इसमें, तो आपका इसमें 1 से अधिक है, ठीक है। तो E ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहे हैं कि बिहार में बंगर मिट्टियाँ जो बांगर होती है, जैसे आपका 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो वो बांगर मिट्टी के बारे में पूछ रहा है आपसे कि जो बांगर मिट्टी है वो किस किस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो बांगर जैसे कि जलोढ़ मिट्टी होती है, तो वो जो होती है कहाँ कहाँ पाया जाता है अपने राज्य में, देख लीजिए। तो वो पाया जाता है पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में, ठीक है। अगला कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो स्थापना धर्मपाल ने किया था, आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो E ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। किसने किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1922 का हुआ था आपका गया में, क्लियर। आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य ने UN-Women के साथ मिलकर टेक्निकल फेस्ट लॉन्च किया है? करंट का क्वेश्चन आ गया है आपका, तो आपको पंजाब ने, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि विजय माल्या का विदेश में अवस्थित 14 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया। यह संपत्ति किस देश में इनका था? तो ये संपत्ति आपका फ्रांस में था, ठीक है। अब कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? तो एकता दिवस आपका कब मनाया गया? 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। तो कह रहे भारतीय रेलवे ने महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो आपका मेरी सहेली, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 जारी किया गया है? तो ये हुआ है आपको उत्तर प्रदेश में, क्लियर। आगे कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला सूचकांक 2020 में
बिहार के किस जिला को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है आपको किसको? बांका को। ठीक है, आगे कह रहा है कि 30 मार्च 2021 को प्रो उडुपी रामचंद्र राव का 89वां जन्म दिवस मनाया गया, उनका उपनाम क्या है? तो प्रो उडुपी रामचंद्र का उपनाम है आपका क्या? तो सैटेलाइट मैन ऑफ द इंडिया, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया है उडुपी रामचंद्र राव। आगे देखिए, कह रहा है कि फरवरी 21 का ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो फरवरी 2021 का अवार्ड मिला है आपको R अश्विन को। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है महिलाओं को फ्री सैनिटरी पैड मुहैया कराने वाला प्रथम देश कौन सा बना है भाई? तो फ्री में सैनिटरी पैड आपको स्कॉटलैंड दे रहा है। अगला कह रहा है कि राजशाही की स्थापना को लेकर किस देश में दिसंबर 2020 में प्रदर्शन हुआ था? तो ये तो भाई हमारे पड़ोसी देश हैं, सबको पता होगा, नेपाल। ठीक है, अब देखिए 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 200 किलोमीटर का वॉकथॉन जो है फिट इंडिया कहाँ शुरू हुआ है? तो ये वॉकथॉन प्रारंभ हुआ है आपको राजस्थान में। ठीक है, अब कह रहा है हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 विमान को किस मिसाइल के साथ सफल परीक्षण किया है? किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया भाई? तो ये है आपका ब्रह्मोस्त्र का। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है, तो हम लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपका रहा 137 नंबर। कह रहा है, पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है? आपकी के हैं JM कोएत जी। ठीक है, अगला कह रहा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो ये तो क्वेश्चन आप सभी को पता होगा। तो पेंडेमिक इसका था, लेकिन ये देखिए ये पेंडेमिक दूसरे का है, वो कैम्ब्रिज का नहीं था। कैम्ब्रिज का डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर 2020 मिला है आपको क्वारंटाइन का। ठीक है, ठीक है, याद देखिएगा, चूंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी कुछ और देता है, जो भी अपनी डिक्शनरी है वो आपको देता है। तो क्वारंटाइन कैम्ब्रिज का है, और पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो किसी और का था, जिसमें कि आपका पेंडेमिक था, जैसे कोविड-19, पेंडेमिक, क्वारंटाइन, ये सब न्यू जितने भी कोरोना से हैं यही ज़्यादा सबसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो उसमें कैम्ब्रिज का क्वारंटाइन है। ठीक है, अगला देखिए कर रहा है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ आपका केरल में। ठीक है, केरल ये सब में भाई आगे रहते हैं। तो वही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पेंडिनम जो है द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है भाई? तो आपको ये T बंदोपाध्याय ने लिखा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय बजट 21-22 के अनुसार किस वित्तीय वर्ष में राजस्व खाते में कितना व्यय होगा? ठीक है, तो राजस्व खाता में कुल व्यय दिया गया है, इसका निर्धारण आपका 29 याद रखिएगा। ठीक है, 29,29,000 करोड़ रुपया। ठीक है, आगे चलिए कर रहा है कि प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक के लेखक कौन है इसमें? तो प्रेगनेंसी बाइबल के हैं करीना कपूर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बंदरों की बचाव एवं पुनर्वास आपका केंद्र का उद्घाटन गांधी रमना हरित वनम के नाम से कहाँ स्थापित हुआ है? ठीक है, तो नाम से ही लग रहा है ये दक्षिणी का है। हरित वनम तो आपका तेलंगाना में हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन मिलता जुलता ही है, तो तेलंगाना करेक्ट है। अगला कह रहा है कि भारतीय खबरों में रही मीना हैरिस, ठीक है, मीना हैरिस किस देश की हैं? तो मीना हैरिस आप सभी को पता है अमेरिका की हैं। आगे देखिए कह रहा है कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो मुंबई पोर्ट के अध्यक्ष बने हैं आपके राजीव जलोटा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? केवल हमको गलत वाला बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि आपका जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो 3 चरणों में संपन्न हुआ। 3 चरणों में सही जवाब है आपका। ठीक है, ये कथन सही है। फिर कह रहा है कि पहला चरण 71, दूसरा चरण में 94 और तीसरा चरण में 78 सीटों पर चुनाव हुआ, ये भी आपका सही है।
ए और बी सही है। फिर अगला कह रहा है आपका बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 242 सीटों पर चुनाव हुए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगला कह रहा है तीसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को संपन्न हुआ था, ठीक है, तो 3 नवंबर तो ये आपका क्लियर है। आपका इसमें केवल एक ही गलत मिला, कौन सा, सी, तो सी आपका ऑप्शन जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि मालाबार अभ्यास 2020 के विषय गलत कथन चुनना है। 2020 के विषय में इसमें कौन सा कथन गलत है मालाबार अभ्यास से, तो देखिए आपका ऑप्शन कह रहा है कि रॉयल ऑस्ट्रेलिया नौसेना का मालाबार अभ्यास 2020 में भाग लिया था, सही है आपका। फिर कह रहा है मालाबार अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया में 2015 में पहली बार भाग लिया था, ये आपका स्टेटमेंट गलत है, तो मेरा बी जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 2020 में भारत सरकार द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को कोविड-19 से संबंधित सहायता देने हेतु किस मिशन की शुरुआत की गई है। तो देखिए ये तो बगल से ही आपको लग रहा है, ठीक है, जैसे कि नाम मिलता जुलता आएगा, तो ये हिंद महासागर क्षेत्रों के जितने भी देश हैं, ठीक है, उन देशों को कोविड-19 की सहायता करने के लिए जो नामकरण हुआ था वो है आपका मिशन सागर, ठीक है, मिशन सागर है। आगे कर दुनिया की पहली कोरोना पर वैज्ञानिक पुस्तक के रूप में किसका विमोचन किया गया है, तो ये विमोचन हुआ है आपका बाय बाय कोरोना का, ठीक है, बहुत ये इंपॉर्टेंट है, बाय बाय कोरोना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि कोविड-19 के विषय में जागरूकता है तो किस संस्थान ने IITM कोविड गेम, ठीक है, IITM कोविड गेम विकसित किया है, तो आपका IIT मद्रास ने, ठीक है। चलिए, तो आज की कुल 150 प्रश्नों का ये सेट जो है जारी आपको कर दिया गया है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अब चाहूँगा कि इसको पर डे आपको नहीं तो एक दिन गैप करके ही आपको इसको प्रोवाइड कराते रहूँ, ठीक है, क्योंकि ये अब चूँकि हम लोग का एग्ज़ाम देखिए अगस्त या सितंबर के माने सेकेंड वीक तक होने की संभावना है, ठीक है, तो हम लोग को पूर्ण रूप से एकदम प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। जो सुबह में आपको वीडियो दे रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो टॉपिक एकदम फैक्ट है कि उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, वही टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो कि आने वाले हैं। तो आप तैयारी कीजिए, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।